तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में, ठीक है, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला देखिए, वैसे तो हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, ठीक है, अपना इंडिया दैट इज़ भारत वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, यूनियन ऑफ स्टेट्स वगैरह, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 सिटीजनशिप था, पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट था, पार्ट 4 डीपीएसपी था, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, ठीक है। पार्ट 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें आपको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, सेंट्रल जुडिशरी के बारे में बताया। फिर पार्ट 6 आपका क्या बोलते हैं स्टेट का था। तो स्टेट का भी मैं पैरेलल चलाते गया भाई, अगर आपको सेंट्रल बताया तो स्टेट को पैरेलल में लेके चलते गया। तो पार्ट 5 और पार्ट 6 अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे। पार्ट 7 रिपील हो चुका है, पार्ट 7 है नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डिलीट हो चुका है, रिपील बोलते हैं। अब आते हैं अपन पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है यूनियन टेरिटरी के बारे में। यूनियन टेरिटरी, तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में बहुत सारे यूनियन टेरिटरी हैं। अगर आप इस मैप को देख पा रहे होंगे तो आपको अभी इनिशियली तो दो, मतलब नए नए में 2 यूनियन टेरिटरी मिले हैं। एक जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसका जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर है और लद्दाख का लेह है, ठीक है। आपको पता है ये वाला जो एरिया है ये चंडीगढ़ का है। दिल्ली है नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, ठीक है। यहाँ आपका गुजरात एरिया में 2 हैं, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। ये वाला जो पोर्शन है इसका आपको लक्षद्वीप है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि यूनियन टेरिटरी के बारे में, लक्षद्वीप का कैपिटल कावरत्ती है, ठीक है। पुडुचेरी है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये सब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये सारे यूनियन टेरिटरी हैं हमारे देश के आज के डेट पे। यूनियन टेरिटरी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 2 शब्दों का उल्लेख बहुत जगह पे है। एक है टेरिटरीज ऑफ इंडिया, टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इस शब्द का इस्तेमाल कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि टेरिटरीज ऑफ इंडिया ये वो वगैरह, और कई जगह सीधा इंडिया के शब्द में लिखा हुआ है कि इंडिया के ये चीज़ें एप्लीकेबल होगी होल इंडिया पे, और कुछ चीज़ें, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कुछ टेरिटरीज ऑफ इंडिया पे ही एप्लीकेबल होंगी। तो ये दोनों से अंतर क्या है कि कभी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में टेरिटरीज ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो उसका मतलब सारे राज्यों प्लस यूनियन टेरिटरी के साथ भी है, लेकिन कहीं पे भी सिर्फ इंडिया लिखा हुआ है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के साथ है, यूनियन टेरिटरी के साथ बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक्चुअली जब हुआ क्या था कि जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल करते थे तो हमारे भारत को ऐसे पार्ट बाय पार्ट बना दिए थे, पार्ट A पार्ट B ऐसे करके हमारा इसको रूल किया करते थे। इसमें वो हाई कमिश्नर वगैरह रखते थे और रूल किया करते थे। तो पार्ट C और पार्ट D को बेसिकली मिला जुला के यूनियन टेरिटरी बनाया गया था उस समय का। फिर टाइम टू टाइम ये चीज़ें चेंज होते गई और आज के डेट में ये यूनियन टेरिटरी इतने सारे हैं, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है कि इसका पार्ट में कितने आर्टिकल हैं। तो पार्ट 8 में जो यूनियन टेरिटरी है उसमें 239 से 242 है। वेरी शॉर्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर देयर इन द पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट अगर अपन देखें आर्टिकल नंबर 239। अच्छा, वैसे तो पहले यूनियन टेरिटरी क्या बोलते हैं, ये पार्ट बोल सकते हैं कि ये सब आर्टिकल थे ही नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी के सारे पार्ट्स यहाँ पे आए। तो आर्टिकल नंबर 239 में ये बोलता है कि बेसिकली एक इंसान है जिसका पद है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी। मतलब हमारे देश में जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उसके जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर जगह जाके रूल नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, वो एक आदमी को नियुक्त करेंगे, उसको नॉमिनेट करेंगे। तो आदमी को किसी पर्सन को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि हु इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगाना है। वैसे तो पर्सन को जिसको नॉमिनेट किया जाता है अलग अलग हैं, जैसे दिल्ली के लिए, ठीक है, दिल्ली एक राज्य है
मतलब राज्य नहीं बोल सकते, मतलब आप बोल सकते हैं कि पार्शियल स्टेटहुड का दर्जा मिला हुआ है दिल्ली को। ठीक है, दिल्ली आप देख लीजिए, दिल्ली के पास अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है, खुद का विधानसभा है जिसमें इलेक्शन होते हैं, केजरीवाल जीता भी है अभी, है ना। अंडमान एंड निकोबार है, लेकिन इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। पुडुचेरी में अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, तो दिल्ली आपका, ठीक है, और आपका अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, ये सब में जो क्या बोलते हैं जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, और इवन अभी तो हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्योंकि ये पहले से ही था इसमें, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे जो गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके JNK में भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे, पुडुचेरी में भी होंगे। ठीक है, चंडीगढ़ में जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है उसको हम लोग चीफ कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, चीफ कमिश्नर। और बाकी जो जगह पे होते हैं उनको सिर्फ नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। तो ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 239 सिंपल सा ये कहता है कि यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक पर्सन नॉमिनेट किया जाएगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, तो वो नॉमिनेट कर दिया, अच्छी बात है। उसके बाद आता है 239A, इसी में एक और आर्टिकल आता है 239A, वो बोलता है कि किस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, किस में नहीं होगा, ये डिसाइड करने का पावर किसके पास है? तो ये डिसाइड करने का पावर पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है, कि संसद चाहेगा तो किसी भी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा बिठा सकता है। ठीक है, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1991 की बात है, और जस्ट 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 की बात है। ये इस वाले में दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया था, और इसमें पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया था। तो बेसिकली, और अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी है। तो ये दोनों में पार्लियामेंट के आग्रह पे ही ये सारे चीज़ किए गए। ठीक है, अच्छा, तो 239 और 239A आपको अगर क्लियर होगा तो देखिए, आर्टिकल नंबर 240 ये कहता है कि अगर यूनियन टेरिटरी बन गया है तो वहाँ के कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो बेसिकली अधिकार तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पूरा पावर है कि वो यूनियन टेरिटरी के लिए कानून बना सके। ठीक है, क्योंकि वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनका मेन आदमी है। 241 आर्टिकल में ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो हाई कोर्ट बना सकते हैं यूनियन टेरिटरी के लिए। ठीक है, या फिर किसी को असाइन कर सकते हैं, क्योंकि भाई अब यहाँ पे लोग रहेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम, क्राइम होगा या कुछ होगा, तो न्याय तो सबको चाहिए ना, तो हाई कोर्ट चाहिए। अब हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन है नहीं हमारे पास। आप जानते हैं कि हमारे पास 24 हाई कोर्ट है टोटल, और राज्य हमारे पास ज़्यादा है उससे। तो ये 241 आर्टिकल में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो या तो हाई कोर्ट बना दे या तो असाइन कर दे किसी यूनियन टेरिटरी को किसी पास वाले हाई कोर्ट के साथ। तो सिर्फ इकलौता ये है अभी दिल्ली में हाई कोर्ट है। ठीक है, जो अभी पुराने उसमें देखा जाए तो पुराने ढांचे में दिल्ली के पास अपना एक हाई कोर्ट है। पुडुचेरी का जो सबसे पास में आता है चेन्नई, तो चेन्नई हाई कोर्ट को ही उसका हाई कोर्ट माना गया है, चेन्नई हाई कोर्ट। ठीक है, अंडमान निकोबार के पास में बेसिकली डायरेक्ट कैलकाटा से होता है, तो कैलकाटा हाई कोर्ट को बना दिया गया है। ठीक है, लक्षद्वीप को, ठीक है, लक्षद्वीप के पास में केरला है, तो केरला एर्नाकुलम वाला जो केरला हाई कोर्ट है उसको बना दिया गया। दमन एंड दीव, ये जो दमन एंड दीव वाले हैं ये मुंबई के पास हैं, तो दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को बॉम्बे हाई कोर्ट को असाइन कर दिया गया है, और पंजाब और हरियाणा को तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट बनाई दिया है। तो अल्टीमेटली ये सारे जो हाई कोर्ट हैं ये 241 आर्टिकल के तहत बताया गया है। ये यूनियन टेरिटरी वाला पोर्शन समझ में आया क्या आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका, नेक्स्ट पोर्शन अपन देखते हैं एक्चुअली पार्ट 8 के बाद पार्ट 9 पंचायत में जाएंगे, लेकिन पंचायत को डिटेल में स्टडी करना है तो उसको बाद में अपन देखेंगे। पार्ट 10 को अपन थोड़ा सा देखते हैं, पार्ट 10 के बारे में। अब मैं आज पूरा मिसलेनियस तरीके से ख़त्म करा दूंगा, क्योंकि बाकी पार्ट में कुछ है नहीं, रखा नहीं है, बहुत सारा ज़्यादा नहीं है। पार्ट 10 में बस
आर्टिकल है 244 और 244A, यही बस दो ही ठोक आर्टिकल है। 244 में ये कहा गया है कि अगर कोई एरिया में 50% से ज़्यादा अगर ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, आदिवासी पॉपुलेशन अगर 50% से ज़्यादा अगर किसी एरिया में है, तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो कोई भी एरिया, ठीक है, किसी भी एरिया जिसमें ट्राइबल ग्रेटर देन 50% की पॉपुलेशन है, उस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकता है। तो अगर कोई एरिया, नॉर्मल एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है तो उसका कंडीशन आपको पता है, और उसको कौन घोषित कर सकता है, वो राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये आर्टिकल 244 में ये चीज़ बात बताई गई है। 244A में बेसिकली ये बताया गया है कि अब अगर ये एरिया घोषित हो गया, शेड्यूल्ड एरिया ये घोषित हो गया, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई आदमी चाहिए, तो राष्ट्रपति फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे एक आदमी को, मतलब कोई इंसान को, जो वो इंसान क्या करेंगे कि इसमें एडमिनिस्टर करेगा। तो 244A में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट अ पर्सन टू एडमिनिस्टर दैट शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। तो वैसे तो पार्ट 11 की अगर अपन बात करें, पार्ट 11, ठीक है, पार्ट 11 की अगर बात करें तो वो होता है 245 से 263 आर्टिकल में होता है, और ये बेसिकली सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव जो कानून बनाने की क्षमता है उसके बारे में ये रिलेशन बताया गया है। पार्ट 11 में दोनों के बीच में रिलेशन बताया गया है कि जैसे 246 आर्टिकल में, ठीक है, आपका एक सेकेंड, आर्टिकल नंबर 246 में बताया गया है लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है एक सूची, जैसा सेंटर के पास अपना काम का लिस्ट है कि मेरे को ये काम में करना है, स्टेट के पास अपना लिस्ट है, ठीक है, और अगर जो काम दोनों के बीच में होते हैं उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाता है। जैसे रिवर हो गया, रिवर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, फॉरेस्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फॉरेस्ट जाता है, तो ये एक स्टेट की बात नहीं है ना सेंटर की बात है, तो इसलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालते हैं, सेंटर और स्टेट मिला के। तो ऐसे है, तो इसको अपन लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं आपके जो यहाँ पे आपको मिलेंगे इसमें सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव में। पार्ट 12 में सेंट्रल स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, और ठीक है, और पार्ट 13 में सेंट्रल स्टेट के ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बताया गया। वो उतना मतलब अभी आपको जानने लायक नहीं है, जो मेन जानना है वो मैं आप लोगों को अभी बताते जाता हूँ। पार्ट 14 के बारे में आप जानिए, ठीक है, पार्ट 14 के बारे में। पार्ट 14 बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताता है, जिसकी कोई अगर तैयारी करना चाह रहा होगा तो तैयारी कर लें। देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, और जनरली आप बोलते क्या हैं, आप बोलते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की, अरे यूपीएससी तो एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सीजीपीएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो बहुत प्रकार के एग्जाम कराते हैं, उसकी आप कौन सी तैयारी कर रहे हो वो आपको समझना चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति जो थोड़ा सा ज्ञान रखता है वो ऐसा बोलेगा। तो चलिए हम आगे आते हैं और हम समझते हैं पार्ट 14 के बारे में। पार्ट 14 पब्लिक सर्विस कमीशन है, बेसिकली 308 से लेके 323 आर्टिकल तक इसका प्रावधान है। पब्लिक सर्विस इस पार्ट 14 में दो टाइप से हैं, मतलब 308 से लेके 314 तक पब्लिक सर्विस के बारे में बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए, और 315 आर्टिकल से 323 आर्टिकल तक पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बताता हूँ जानकारी के लिए। पब्लिक सर्विस के बारे में देखिए बेसिकली क्या है, आपको मैं 312 आर्टिकल के बारे में बताता हूँ सीधा, वो ज़्यादा अच्छा है। पहले तो 310 के बारे में आप एक बार ऐसे ही सुन लीजिए। 310 में पब्लिक सर्वेंट को क्या पे और अलावेंस मिलेगा वो सब 310 में बोला गया है। 311 में ये बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन मिलेगा अरेस्ट वगैरह होने से, ठीक है। और 312 आर्टिकल में ये बताया गया है कि राज्यसभा के पास, देखिए ये चीज़ को बस याद रखिएगा क्योंकि राज्यसभा के पास वैसे ही बहुत कम पावर्स हैं लोकसभा के कंपैरिजन में, लेकिन ये एक स्पेशल पावर है जो सिर्फ राज्यसभा को मिला हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा। 312 नंबर के आर्टिकल में ये बोला गया है कि राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर है कि वो कोई भी नया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विस
तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर ये ऑल इंडिया सर्विस क्या है। तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि सर्विस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल सर्विस, ठीक है, सेंट्रल सर्विस। एक होता है स्टेट सर्विस और एक होता है ऑल इंडिया सर्विस। सेंट्रल सर्विस का मतलब ये है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नौकरी आपको लगता है और आप काम कर रहे हो डायरेक्ट सेंटर के अंडर में ही काम कर रहे हो, तो उस टाइप के सर्विस को सेंट्रल सर्विस बोलते हैं। जैसे कि आपकी नौकरी रेलवे में लग गई, तो रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आप काम कर रहे हो, जैसे, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके सेंट्रल सर्विस। स्टेट सर्विस का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करता है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आप काम करते हो। जैसे कि अगर सीजीपीएससी आप निकालते हो, डिप्टी कलेक्टर बनते हो, डीएसपी बनते हो, ये सब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करेगी और आप हमेशा अपने स्टेट में ही रहोगे, ठीक है। तो ये सारे सर्विसेज को स्टेट सर्विस कहा गया है। सेंट्रल सर्विस बेसिकली होता है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऑफिसर कहलाते हैं, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में चारों टाइप के सर्विस आपको देखने को मिलते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। वैसे तो स्टेट सर्विस में भी ऐसा होता है, लेकिन जो ये डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी होते हैं ये सब क्लास 2 ऑफिसर कहलाते हैं, क्लास 2 ऑफिसर। फिर क्लास 3, क्लास 4 व्यापम वगैरह से जो जॉब निकलते हैं वो सब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जो एक आईएएस ऑफिसर होता है वो क्लास 1 ऑफिसर होता है और एक डिप्टी कलेक्टर होता है वो क्लास 2 ऑफिसर होता है, ठीक है। और वैसे डीएसपी भी क्लास 2 है और एसपी क्लास 1 होता है, ठीक। ऑल इंडिया सर्विस क्या होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस में अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, लेकिन काम करते हो आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। अब ये ऐसे कैसे, कौन सी सर्विस है, इस सर्विस को बोलते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। आप जब यूपीएससी एग्जाम देते हैं, यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम देते हैं, आप अगर आईएएस बनते हैं तो आईएएस कौन आपको अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करी होती है। लेकिन आप काम किसके अंडर करते हो, आपको कैडर मिलता है, कैडर अलग अलग कैडर होता है, स्टेट वाइज स्टेट कैडर होता है। आपको मान लीजिए छत्तीसगढ़ कैडर मिल गया तो आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका ऑल इंडिया सर्विस। तो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए अभी जैसे यहाँ पे है हमारे देश में 3 ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। अभी और भी बात चल रही है, आईईएस को भी बात चल रही है कि इसको शामिल किया जाए, आईएमएस इंडियन मेडिकल सर्विस को भी बात चल रही है कि इसको शामिल किया जाए। तो ये सब बातें हैं, लेकिन अभी कब होगा नहीं मालूम। लेकिन बेसिकली क्या बोल रहा था कि हाँ, राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है ऑल इंडिया सर्विस पार्लियामेंट के अंदर में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं। आपको मैं सर्विस के बारे में बता रहा था, तो आपको चलिए वैसे तो आपको मेरे को यूपीएससी बताना है, यूपीएससी और सीजीपीएससी के बारे में, मतलब स्टेट पीएससी और यूपीएससी के बारे में। तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, यूपीएससी आर्टिकल नंबर 315 में यूपीएससी के बारे में बताया गया है कि देश में एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। आर्टिकल 315 में ये भी बताया गया है कि स्टेट के पास भी एक होना चाहिए पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे स्टेट में छत्तीसगढ़ पीएससी कहलाता है। मेंबर्स की अगर आप बात करें कि यूपीएससी, देखिए ये है कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। कमीशन का मतलब आप समझते हैं, कमीशन वो बॉडी होता है जो एडवाइस देती है, ठीक है। कमीशन वो बॉडी होती है जो, जैसे फाइनेंस कमीशन गठित होता है, ठीक है। आपको और भी बहुत सारे कमीशन गठित होते हैं। ये कमीशन का काम क्या होता है, एडवाइस देना, ठीक है, एडवाइस। तो मुद्दे की बात यह है कि यूपीएससी क्या करती है, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। मान लीजिए सिविल सर्विस के एग्ज़ाम कंडक्ट कराई, उसमें जो मेरिट लिस्ट आया, ये मेरिट लिस्ट जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे देती है और वो बोलती है कि देखिए भाई, हमने एक एग्ज़ाम कराया था और हमने ये पाया कि ये लोग मेरिट में आए हैं, अब ये हम आपको एडवाइस देते हैं कि आप इनको रख लीजिए, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रख लेते हैं। सेम चीज़ सीजीपीएससी भी करती है, तो वही गवर्नर को जाके देके आ जाती है। तो ये क्या है, अपना एग्जाम कराती हैं और सिफारिश करते हैं कि इन्होंने मेरिट लिस्ट में आए हैं, इनको नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसा टाइप का। तो ये कमीशन उस मुद्दे पे है। तो यूपीएससी और
CGPSC में आपको मैं बता देता हूँ, यूपीएससी में कितने मेंबर होते हैं। अब ये कमीशन है, मतलब लोग होते होंगे इस कमीशन में, तो कितने होते हैं, तो एक जो चेयरमैन होता है और 9 लोग उसके अंडर में काम करते हैं यूपीएससी में। और CGPSC में तो जितने मर्जी है, मतलब स्टेट में वो गवर्नर डिसाइड करता है कि कितने होने चाहिए, और यहाँ पे राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि कितने होने चाहिए। देश में कितने यूपीएससी हैं, तो एक ही यूपीएससी है पूरे देश में। और कितने स्टेट पीएससी हैं, तो हर स्टेट के पास अपना पीएससी है, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के पास नहीं है बेचारे, तो वो अपना जेपीएससी कराते हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, दोनों मिलके। कौन अपॉइंट करता है, तो बता ही दिया आपको, राष्ट्रपति करता है, इसको गवर्नर करते हैं। किसी से एडवाइस लेते हैं क्या राष्ट्रपति, तो हाँ, प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि भाई देखिए ये किनको सेलेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसे टॉप ब्यूरोक्रेट्स को सेलेक्ट करने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को, जो आईएएस कल के डेट में देश को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो अच्छे होने चाहिए। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह लेके यूपीएससी का गठन करते हैं, मतलब यूपीएससी के मेंबर्स लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और गवर्नर क्या करते हैं, सीएम से सलाह लेके CGPSC मतलब अपने स्टेट पीएससी के लोगों को सेलेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अगर इनका अब ये लोग हैं तो ये कितने साल तक टिकेंगे, तो इनका जो टेन्योर होता है वो 6/65 होता है, मतलब 6 साल या 65 साल, जो भी सबसे पहले आ जाए। स्टेट का देखें तो 6/62 होता है, जो भी सबसे पहले आ जाए, ठीक है। अगर आप देखें तो यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं वगैरह, उनके बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर है जैसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के पास जो पावर्स हैं वही हैं। मतलब इनका भी अगर इनको हटाना होगा तो इम्पीचमेंट करना पड़ेगा, इम्पीचमेंट आप करना पड़ेगा, अदरवाइज खुद रिजाइन कर दिए, मर गए तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन इनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज जैसा प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी चाहिए क्या, इसके यूपीएससी के चेयरमैन बनने के लिए कुछ, तो हाँ, मिनिमम 10 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो रखा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप इनको बना सकते हैं। तो जनरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आईएएस इन्हीं लोगों को बनाया जाता है जनरली, ठीक है। सैलरी कौन देता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्जी से इनकी सैलरी डिसाइड होती है, पार्लियामेंट इसकी डिसाइड नहीं करता, ये कमीशन है, तो कमीशन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन कहाँ से सैलरी आती है, तो CFI से ही आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी बनती है। शपथ, पोस्ट और सीक्रेसी की शपथ लेते हैं, किसको रिपोर्ट करते हैं, तो राष्ट्रपति को ही करते हैं, क्योंकि वो उनको अपॉइंट करता है, ठीक है। अगर आप CGPSC की बात करें तो CGPSC में भी इनका जो सैलरी है वो गवर्नर डिसाइड करता है, और सैलरी कटता है इनका CFS से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कटता है। शपथ लेते हैं तो गवर्नर इनको शपथ दिलाता है, पोस्ट और सीक्रेसी की शपथ दिलाता है, और रिपोर्ट भी करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही रिपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल ये है आपका PSC का कॉन्सेप्ट, जो आर्टिकल नंबर 308 से 323 के बीच में है, पार्ट नंबर 14। ये क्लियर है क्या, आप लोगों को समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की कहानी देखते हैं। अब मैं आता हूँ आपको पार्ट 15 पे, ठीक है। पार्ट 14 तो हम लोग ने देख लिया, पब्लिक सर्विस कमीशन। पार्ट नंबर 15 पे आते हैं। पार्ट नंबर 15 क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशनर हैं, और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होते हैं, ठीक है। तो हम भारत निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। अब देखिए ये भी एक आयोग है, ये भी कमीशन है। कमीशन क्या करता है, कमीशन सिफारिश करता है, एडवाइस देता है। ये इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, चुनाव कराएगा, ठीक है, और उसका एक लिस्ट जारी करेगा कि किसको कितना कितना वोट मिला है, और उस लिस्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे देता है, और बोलता है कि भैया हमने ये कराया है और ये लिस्ट है, अब आप जानिए, आपका जाने काम, लेकिन इनको आप दे दिए, तो वो विधायक और सांसद बन जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको बना देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, सिफारिश करना इलेक्शन के टर्म्स में, इलेक्शन के बारे में बताना। तो बेसिकली देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, 324 से लेके 329 के बीच में ये आर्टिकल्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल नंबर 324 ये कहता है, आर्टिकल नंबर 324 कहता है कि हमारे देश में एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। और ये कब बना, तो देखिए 25 जनवरी 1950, अगर आपको याद होगा तो 26 जनवरी 1950 में हमारा देश का संविधान आया था, है ना। तो रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, तो उसके एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को ही सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बनाया गया था। इसी वजह से नेशनल वोटर्स डे
इनके इस डेट पे मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे अगर आप देखें तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। वो इसी खुशी में मनाया जाता है कि इस दिन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। इनिशियली इस कमीशन में एक इंसान रहते थे, इनिशियली एक ही इंसान होते थे, लेकिन 1989 के बाद ऐसा लगा राष्ट्रपति को कि थोड़े ज़्यादा होना चाहिए, तो एक अध्यादेश पास किया गया और एक मेन इंसान को बनाया गया और उनके अंडर में 2 लोगों को और बना दिया गया, ठीक है, जिसमें जो मेन इंसान होंगे उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है और उनके अंडर में जो 2 लोग रहते हैं उनको सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। तो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये है, ठीक है। इसके बाद 1989 में ऐसा कर दिया गया, फिर नहीं मालूम 1990 में फिर से ऐसा लगा कि नहीं एक ही इंसान होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, जो नीचे के 2 हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर उसको एक पर्सन में डाल दिया गया। फिर 1993 में ऐसा लगा कि नहीं जैसा था वैसा ही होना चाहिए, तो फिर 1+2 का कॉन्सेप्ट ले आया गया, ठीक है। ये TN शेषान के द्वारा लाया गया था। TN शेषान का नाम बहुत फेमस है इलेक्शन कमीशन के नाम पे, ठीक है, ये है। उसके बाद आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि देखिए आर्टिकल नंबर 326, आर्टिकल नंबर 326 ये कहता है एडल्ट्री सफ्रेज मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं व्यस्क मताधिकार। अगर आप मताधिकार मतलब क्या होता है बेसिकली कि इसमें वयस्क लोग ही वोट डाल सकते हैं, एडल्ट लोग ही वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे भी बहुत कंझट हुआ था। मतलब अगर आपको पता होगा तो पहले जब स्टार्टिंग में इलेक्शन कमीशन आया था और जब पहले वोट देने का अधिकार था तो इनिशियली अगर आपको पता होगा 21 साल के ऊपर वाले ही वोट दे सकते थे, लेकिन फिर बाद में, ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में इसको बदल दिया गया और 18 साल कर दिया गया। तो आज के डेट में भी, आज 2021 में भी अगर कोई चुनाव हुआ है तो आपके 18 साल से ऊपर वाले उम्र वाले ही वोट डालते हैं। 18 साल से नीचे वाले को एडल्ट नहीं माना जाता और इसलिए उनके वोट को मायने नहीं, मतलब उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ ऐसा कैसा हुआ है, ठीक है। बेसिकली देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अब ये तो वैसे आयोग है, कमिश्नर होंगे, तो इनको अपॉइंट कौन करेगा? तो इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके बेसिस पे करेंगे? किसी का एडवाइस लेंगे क्या? तो हाँ, प्रधानमंत्री का एडवाइस लेंगे और प्रधानमंत्री एडवाइस देंगे कि इनको अपन बना सकते हैं, ठीक है। इनका भी जो टेन्योर है बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका चीफ, अभी अपन यूपीएससी के कमिश्नर की बात किए थे उसका है। तो इनका भी टेन्योर 6/65 होता है, मतलब 6 साल 65 साल, दोनों में से जो पहले आ जाए। उसके बाद इनको शपथ कौन दिलाता है? तो खुद राष्ट्रपति ही दिलाते हैं इनको शपथ, ठीक है। और सैलरी इनका बिल्कुल CFI से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति डिसाइड कर लेते हैं। इनका भी रिमूवल अगर अपन करना चाहें तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जैसा इम्पीचमेंट से ही इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। भले इलेक्शन कमिश्नर की अगर अपन बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर सकते हैं, डेथ कर सकते हैं, या फिर इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली हटा सकते हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा नहीं सकते डायरेक्ट, इनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट लगाना पड़ता है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इनको आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली हटा सकते हैं। ये बस इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। उसके बाद आते हैं वर्क के बारे में, आते हैं कि चीफ मतलब जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है इसका काम क्या होता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? तो देखिए इलेक्शन कमीशन का दोनों तरीके से काम होता है। एक तो इलेक्शन के दौरान उसके कुछ काम होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा वो एडवाइजरी बॉडी भी है, वो एडवाइस भी देता है कई बार, ठीक है। तो इलेक्शन के दौरान कैसे कैसे काम होते हैं, देखिए पहली बात तो इलेक्शन के दौरान क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी पहले आते हैं और बोलते हैं कि हमने नया नया पार्टी बनाया है, हमको आप क्या करिए, चुनाव चिन्ह दीजिए। तो बेसिकली चुनाव चिन्ह वगैरह देने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, और अगर उनके बीच में कोई पॉलिटिकल पार्टी के बीच में डिस्प्यूट आ जाता है जैसे कई बार आप देखते होंगे कि
इस फलाना पार्टी ने ये उल्लंघन कर दिया, हम कहाँ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे कंप्लेन करना, ऐसा लोग बोलते हैं। तो बेसिकली इलेक्शन के दौरान ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, डिस्प्यूट आता है, ठीक है। उन लोगों को चुनाव सिंबल देने का बात आती है, भाई किसी की झाड़ू है, किसी का कमल है, किसी का हाथ है, कुछ भी अलग अलग है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी, कुछ पार्टियों को आपको पता होगा कि कुछ पार्टी नेशनल पार्टी के दर्जे में आती हैं और कुछ पार्टी स्टेट पार्टी के दर्जे में आते हैं, और कुछ पार्टी तो ऐसी रहती हैं बस आती हैं चुनाव में और हार के जमानत जब्त करके चली जाती हैं। लेकिन कुछ पार्टी ऐसी हैं जो अपना नाम निशान छोड़ के जा चुके हैं, जैसे नेशनल पार्टी में आप देखो कांग्रेस है, बीजेपी है, ये सब बड़े बड़े पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टीज में आती हैं। स्टेट पार्टी में आप देखेंगे कि बहुत सारी स्टेट पार्टीज भी हैं जो अपने अपने स्टेट में काम करती हैं, मतलब उसका एक क्राइटेरिया है बेसिकली कि 40% से ऊपर सीट्स होनी चाहिए, 4 सीट्स होने चाहिए वगैरह वगैरह, उसके कंडीशंस हैं एक पार्टी को स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने के लिए। और ये दर्जा देती कौन है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा या स्टेट पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन देती है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, उसके बाद आते हैं इलेक्शन के दौरान, तो चलो ठीक है ये सारा काम योग कर डाला। उसके बाद वोटर्स के लिए क्या इलेक्शन कमीशन करता है, तो आप जानते हैं कि अगर आपका वोटर आईडी जो कार्ड बनता है, वोटर आईडी कार्ड वो कौन बनाता है, क्या आपके मतलब नगर निगम बनाती है क्या, नहीं, वो बेसिकली आपको इलेक्शन कमीशन वाले ही बना के देते हैं कि आपका कितना कैसा कैसा वोटर आईडी होगा वगैरह वगैरह। आपका जो बेसिकली देखिए जो क्या बोलते हैं चुनाव में खड़े रहते हैं, तो चुनाव में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो क्या है पूरा पानी जैसा पैसा बहा सकता है क्या, ऐसा नहीं होता। उसका एक्सपेंस का एक लिमिट होता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकता, नहीं तो क्या होगा कि मसल और मनी पावर से ही वो पूरा इलेक्शन को अपने इन्फ्लुएंस में डाल देगा। इसलिए हर पार्टी के लिए मतलब एक एक्सपेंस को फिक्स कर दिया गया कि इससे ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन आप देखते होंगे कि बहुत सारी पार्टियां होती हैं जो बड़ी बड़ी पंडाल लगाते हैं, और मतलब अगर 15 लाख रुपए अगर कोई बोलेगा कि 15 लाख रुपए आपका लिमिट है, तो कम से कम 15 करोड़ तो खर्चा करेंगे ही। लेकिन वो क्या करती हैं, 15 लाख को शो करती हैं कि इतना इतना खर्चा हुआ, और बाकी तो अपना फर्जी चलता रहता है उनका। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को मॉनिटर करती रहती है, अब कितना इफेक्टिव कर पाती है तो वही जाने, लेकिन एक्सपेंस लिमिट जरूर करते हैं, ठीक है। यही डिसाइड करते हैं कि बैलेट पेपर में चुनाव होगा या ईवीएम में चुनाव होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ इलेक्शन कमीशन वाले ही डिसाइड करते हैं। बेसिकली यही इलेक्शन के दौरान टाइम टेबल भी बनाते हैं कि कब चुनाव होना है, मतलब अभी मान लो 2021 में किस राज्यों का चुनाव होना है और कब होना है, वो पूरा टाइम टेबल यही बनाते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन वाले। एडवाइजरी बॉडी में ये होता है कि देखिए एडवाइजरी बॉडी का मतलब ये होता है कि कभी सांसद चुनाव में अगर कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, अगर सांसद एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो चुनाव हैं उसमें अगर झगड़ा हो गया है, डिस्प्यूट आ गया है, तो उसको सॉल्व कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति अपने से सॉल्व नहीं करता, वो सलाह लेता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सलाह लेने के बाद इस एमपी के डिस्प्यूट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सॉर्ट आउट करते हैं। एमएलए का अगर इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, जैसे अभी आप देखे होंगे ममता बनर्जी का जो नंदीग्राम का चुनाव था, उसमें ये बोल रहा जा रहा था कि वो चुनाव में डिस्प्यूट हुआ है, तो जब वो बेसिकली एमएलए का चुनाव था, तो एमएलए का जब चुनाव होता है तो वो क्या राष्ट्रपति के पास गए थे, वो गवर्नर के पास गए थे, ठीक है। तो गवर्नर जो होते हैं वो एमएलए के चुनाव को डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, लेकिन एमपी के चुनाव को, एमपी मतलब सांसद के चुनाव को आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मदद से करते हैं। तो ये टोटल आपका इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जानकारी था। ये क्लियर है क्या आप लोगों को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपको जब मैंने पार्ट 15 भी कंप्लीट करा दिया, तो फिर अब हम लोग पार्ट 16 की तरफ चलते हैं। पार्ट 16 क्या बोलता है कि हमारे देश में बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए स्पेशल प्रोविज़न होने चाहिए। तो पार्ट 16 बेसिकली स्पेशल प्रोविज़न फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रावधान है देखिए, ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 330 से 342 तक जाता है। 330 जो आर्टिकल है ये बोलता है कि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं,
ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन, उसमें एससी और एसटी के रिजर्वेशन होने चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 330 बोलता है। तो आप देखे होंगे कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो कुछ सीट्स एससी सीट्स होते हैं, कुछ सीट्स एसटी सीट्स होते हैं, मतलब वो फिक्स्ड कर दिया जाता है कि इस सीट में इस पर्टिकुलर कैटेगरी के कैंडिडेट ही वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो वो सीट्स एससी एसटी रिजर्वेशन होता है लोकसभा के इलेक्शन में, ये आर्टिकल नंबर 330 में बताया गया है। 331 में ये भी बताया गया, देखिए जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा रह गए हैं, उनको उनके लिए स्पेशल प्रोविजन देके आगे बढ़ाने का प्रावधान है। तो ऑब्वियसली दिमाग में तो ये था कि एससी एसटी जो पीपल होते हैं, जो कैटेगरी है, उनमें उनको माना गया है कि वो शेड्यूल्ड है, मतलब कि वो पहले थोड़ा सा एक लाइन है उनसे, अभी वो थोड़े पीछे हैं, तो उनको आगे लाने के लिए ये सब प्रोविजन है। तो मुद्दा ये था कि लोकसभा में क्या होगा कि लोकसभा जब इलेक्शन होगा तो 10 लाख लोगों का एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता रहा तो इस कैटेगरी के लोगों को कभी रिप्रेजेंटेशन का मौका ही नहीं मिलेगा। जो लोग जाते आएंगे वो अपने ही कैटेगरी के लोगों को मौका देते आएंगे। इस वजह से ये प्रावधान लाया गया कि लोकसभा इलेक्शन में उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो वहाँ के लोग भी मतलब कुछ सीट्स को फिक्स कर दिया गया कि यहाँ पे ये होगा, और वो बाद में फिर वो चेंज होता रहता है बीच बीच में, लेकिन वो आपका कुछ चीज़ें फिक्स हैं, मतलब कितने % सीट्स फिक्स रहती हैं, ठीक है। 331वां आर्टिकल में ये बोलता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में आपको मालूम है कि गोवा वगैरह में 1961 में गोवा हमारा देश से मतलब वो लोगों से आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ऐसे हमारे पास पुडुचेरी, ये सब क्या है, फ्रेंच कॉलोनीज़ वगैरह थे, पुर्तगीज़ कॉलोनीज़ थे। तो बहुत सारे लोग अभी भी पुर्तगीज़ फ्रेंच वाले अभी भी बच गए हैं जो हमारे देश में, तो उनका भी थोड़ा मोड़ा मतलब रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए करके 331 आर्टिकल में एंग्लो इंडियन, कम से कम 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में होने चाहिए। अगर 545 सीट्स में आ जाते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको लेना है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है, ये भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 332। 332 में ये बोलता है कि स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में भी आपको एससी एसटी रिजर्वेशन होना चाहिए। अभी 330 में पार्लियामेंट में था, लोकसभा इलेक्शन में, और विधानसभा इलेक्शन में भी एससी एसटी रिजर्वेशन होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 333 ये बोलता है कि कम से कम एक एंग्लो इंडियन आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में होना चाहिए। जैसे 2 एंग्लो इंडियन को पार्लियामेंट में डाला गया, 1 एंग्लो इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में होना चाहिए। तो जैसे हमारे में 90 विधानसभा सीट है, अगर 90 विधानसभा सीट में 1 एंग्लो इंडियन आ गया तो अलग से नहीं बनाना पड़ता। अदरवाइज अगर 90 के 90 लोग अगर बिना एंग्लो इंडियन वाले हैं तो आपको 91 सीट होते हैं, फिर 90 के बाद 1 एंग्लो इंडियन को गवर्नर अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 335 की तरफ। 335 बेसिकली ये बोलता है कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन देते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, मतलब पब्लिक में जब एम्प्लॉयमेंट आता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पीएसयू वगैरह का जो भी सरकारी नौकरी निकलती है उसमें गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देना चाहिए, यह आर्टिकल नंबर 335 में कहा गया है, ठीक है। यही चीज़ 16(4) में भी कहा गया था। फंडामेंटल राइट में भी अगर आपको याद होगा तो अपॉर्चुनिटी के बारे में फंडामेंटल राइट में ये था कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, ठीक है। इसी के तहत आर्टिकल नंबर 338 में ये बोला गया है कि एससी शेड्यूल्ड कास्ट का एक कमीशन भी बनाया जाए, जो एससी कमीशन कहलाएगा, ठीक है, जो समय समय पर सिफारिश देता रहेगा कि कैसे हम लोग अपलिफ्ट कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 338A में जस्ट इसके नेक्स्ट में एक कमीशन आया जो बोलते हैं एसटी कमीशन, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कमीशन था, उनके लिए सिफारिशें देगा, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, देखिए पहले क्या होता था कि 338 में एससी प्लस एसटी कमीशन एक साथ था, लेकिन क्या हुआ कि 2003 में ऐसा लगा कि वो एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो 2003 में 338A बना दिया गया और एसटी को अलग कर दिया गया एससी से। तो एससी अलग कमीशन है, एसटी अलग कमीशन है, ठीक है। और 340 में ओबीसी कमीशन के बारे में बताया गया कि ओबीसी का भी एक कमीशन होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में 341 में आते हैं। 341 में ये है कि कोई कास्ट है वो शेड्यूल्ड कास्ट होगा या शेड्यूल्ड ट्राइब होगा।
कोई कास्ट अगर शेड्यूल्ड कास्ट में आता है या शेड्यूल्ड ट्राइब में आता है, ये घोषित करने का अधिकार किसको है? तो हमारे देश में राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि कौन सा कास्ट एससी में आएगा और कौन सा कास्ट एसटी में आएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू डिक्लेयर, वो डिक्लेयर कर सकते हैं। उनको अगर आज ऐसा लगे कि कोई कास्ट बहुत पिछड़ा रह गया है तो उसको शेड्यूल्ड में डाल देते हैं। बेसिकली ये शेड्यूल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं और शेड्यूल हैं, ठीक है, 12 शेड्यूल हैं। उस शेड्यूल में इनके बारे में वर्णन लिखा हुआ है, इसलिए जो कास्ट शेड्यूल में वर्णित है उस कास्ट को शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं। जो ट्राइब शेड्यूल में वर्णित है उसको अपन शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो कोई कास्ट को डिक्लेयर कर सकता है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट होगा या शेड्यूल्ड ट्राइब होगा। ये आर्टिकल नंबर 341 और 342 में बताया गया है। 341 में राष्ट्रपति का पावर एससी डिक्लेयर करने का है और 342 में एसटी डिक्लेयर करने का है, ठीक है। तो ये सारा कुछ, ये बेसिकली पार्ट नंबर 16 का है। ये क्लियर है क्या आप लोगों को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 17 के बारे में। पार्ट नंबर 17 बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के बारे में बताता है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, देखिए ये भी एक कमीशन है। कमीशन का मतलब सिफारिश करना, ठीक है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब ये होता है, ऑफिशियल मतलब होता है जो कागजी कार्रवाई अपन जो करते हैं ना, जो ऑफिस वगैरह ये सब में करते हैं, उसमें कौन सी लैंग्वेज को माना जाएगा। तो उसके लिए एक कमीशन बनाया गया। क्या है कि जब कभी भी आप संविधान को बनता हुआ सुनेंगे कि जब संविधान बन रहा था तो उसमें लैंग्वेज में बहुत बार डिस्कशन हुआ, बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट डिस्कशन लैंग्वेज पे हुआ था कि लैंग्वेज कौन सी रखनी चाहिए। तो क्योंकि साउथ इंडियन वाले मान नहीं रहे थे कि हिंदी को रखना चाहिए, और अलग अलग राज्य वाले जो आते थे वो भी बड़ा वो करते थे कि आप एक कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोल इंडिया लिमिटेड जो CIL एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। टेक्निकल एग्ज़ाम है, बढ़िया। SCCL का आप नाम सुने होंगे, SCCL में जॉब लगती है। तो ये उसमें पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही जॉब था। लेकिन आपको ये भी पूछा गया था कि विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए 343, एकदम जुबान पे आप रखिए, 343 आर्टिकल ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है। और हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, किसी को मालूम है क्या? हिंदी। हाँ, हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ना कि नेशनल लैंग्वेज है। ये बात को याद रखिएगा, हमारे देश का नेशनल लैंग्वेज कुछ नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा हिंदी है, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है। इंग्लिश को नहीं मानते हैं सर? दोनों है ना, हिंदी और इंग्लिश। क्या ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी को हम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश भी ऑफिस में यूज़ किया जाता है, लेकिन संविधान में हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है, ठीक है। देवनागरी स्क्रिप्ट को ऑफिशियल माना जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और स्क्रिप्ट इसकी देवनागरी है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 344 में एक कमीशन ही बना दिया गया कि आप समय समय पर देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो ये कमीशन सिफारिश देता है, 344 में यही बताया गया है, ठीक है। और इसी में अगर आप देखें 350 आर्टिकल नंबर 1 में ये कहा गया है कि हर बच्चे को, ठीक है, हर बच्चे को एक अधिकार है, राइट है कि वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने मदर टंग में कर ले, ठीक है। उसका जो भी मदर टंग होगा उसमें वो हर बच्चा का अधिकार है कि वो अपना प्राइमरी एजुकेशन अपने मदर टंग में कर सकता है, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। 344 में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन होता है। 1950 में ये 1955 में बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था कि ऐसा होना चाहिए, और इसको राष्ट्रपति ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं कि ये होगा। और हर स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज भी होता है, ठीक है। आप देखे होंगे जिसको हिंदी में राजकीय भाषा कहा जाता है, राजकीय भाषा।
ठीक है। तो राजकीय भाषा में मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, हर स्टेट का अपना राजकीय भाषा हो सकता है। वो कौन डिसाइड करता है? वो गवर्नर डिसाइड करते हैं कि कौन मतलब कमीशन में बनेगा, कमीशन में पार्ट लेगा। लेकिन सेंट्रल के लिए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के नाम से। ठीक है, अगर आपको ये पता चला होगा तो फिर ऑब्वियसली आपको लास्ट में पार्ट नंबर क्या बोलते हैं, पार्ट नंबर 18 तो आपको मैं बता दिया। ठीक है, पार्ट नंबर 19 के बारे में 17 बताया, फिर 19 बताता हूँ आपको। पार्ट 19 में बस आप ये याद रखिएगा, 361 आर्टिकल को बस याद रखिएगा। उसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रपति को, जो अभी करंट राष्ट्रपति हैं, वर्किंग में हैं, और गवर्नर को कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता उनके काम करने के दौरान। ठीक है, मतलब उनके टेन्योर में कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर को अरेस्ट नहीं कर सकता किसी भी क्राइम में। ये चीज़ को बस याद रखिएगा। ठीक है, अरेस्ट नहीं हो सकते। पार्ट नंबर 20 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बस हम लोग लास्ट के 2 मिनट में आ गए। पार्ट नंबर 20 में आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए इसको एकदम समझ के रखिएगा, क्योंकि आपका थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ही इस पे टिका हुआ है। देखिए आज तक हम लोग, जो आज 9वां लेक्चर है, मतलब 9 हफ्ता हो गया हम लोगों को पढ़ते हुए, तो आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ बताया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ चेंजेस भी हुए हैं। ठीक, तो ये किस बेसिस पे होते हैं, किस आर्टिकल के बेसिस पे होते हैं? तो आर्टिकल नंबर 368, एकदम सोते जागते उठते बैठते आपको याद रहना चाहिए। आर्टिकल नंबर 368 बेसिकली ये साउथ अफ्रीका से लिया गया था, ये इंस्पायर हुआ गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अपन कुछ बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, ये 368 बेसिकली हर पार्ट के लिए लागू है। कॉन्स्टिट्यूशन के कोई पार्ट को भी आप चेंज करना चाहें, कोई आर्टिकल को चेंज करना चाहें, कोई शेड्यूल को चेंज करना चाहें, ठीक है, कहीं पे भी अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ले आइए, जो आर्टिकल नंबर 368 आपको पावर देती है पार्लियामेंट को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब बिल आता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना रहता है, उसका जब बिल आता है तो उसको पास करने के लिए, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इसको पास करने के लिए बेसिकली 3 टाइप का मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए वैसे तो कोई भी बिल को पास करने के लिए 3 टाइप की मेजॉरिटी की कोई भी ऐसा होता है। एक मेजॉरिटी होती है सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, एक होता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी, और एक होता है आपका हार्ड मेजॉरिटी। ठीक है, देखिए सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये है, जैसे हम लोग आपस में मान लो 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 5 लोग बैठे हैं और हम लोगों को कुछ फैसला करना है, तो अपन क्या बोलेंगे, भाई देख लो 5 लोग बैठे हैं, अगर कोई 3 लोग जिसके फेवर में चले गए उसी का मानेंगे, ऐसा बोलते हैं अपन, नॉर्मली करते हैं। ये जो अपन करते हैं इसको अपन सिंपल मेजॉरिटी करते हैं। इसको बोलते हैं 50% + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने प्रेजेंट हैं और जितने वोट कर रहे हैं उसका 50% से अधिक लोग अगर बोल दिए तो मेजॉरिटी हो जाती है, सिंपल मेजॉरिटी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ बदलाव लाना है तो मान लीजिए बीजेपी के लोग ही आ गए, या फिर मान लीजिए 50 लोग ही आ गए, एक पार्टी के हैं 50 लोग, उन लोग 50 लोगों में 25 लोग ने बोल दिया, बढ़िया 25 या 26 लोगों ने बोल दिया कि ऐसा करना है, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो सिंपल मेजॉरिटी बिल्कुल भी आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं ला सकते, मतलब इसको तो आप नहीं कर सकते। बेसिकली हमारा जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि भैया ऐसा नहीं है कि आप लोग 10, मान लो एक दिन ऐसा हुआ कि सिर्फ 10 ही लोग आए, तो 10 में से 6 लोग बोल दिए और फिर बोल दिए कि बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दो, ऐसा नहीं ना, तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं लगा सकते। स्पेशल मेजॉरिटी ये कहता है कि जितना भी टोटल होंगे, ठीक है, उनका 2/3 2/3 लोग अगर बोल दिए, ठीक है, तो आपका वो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है, टोटल सीट का, जितना टोटल सीट है, मान लीजिए 545 सीट है, 545 का 2/3 लोगों का वोट चाहिए होता है, तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेशल होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी डिसाइड कर दी कि भैया पूरा अपन को
मिल के करना है तो फिर उन्हीं लोग आ गए। तो लेकिन फिर भी 2/3 अगर चाहिए रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा है 2/3, ठीक है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी में आता है। ये पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अगर पार्ट 3 और पार्ट 4 में कोई चेंजेस लाना है तो आप स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पार्ट 3 पार्ट 4 में अगर कुछ चेंज, पार्ट 3 जानते हैं ना, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसलिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको पार्ट 5 में चेंज लाना है, पार्ट 5 तो मतलब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, पार्ट 6 में अगर कुछ चेंज लाना है, स्टेट के लेजिस्लेटिव वगैरह, मनी से रिलेटेड कोई मैटर है उससे में अगर आपको कुछ चेंज लाना है तो आपको हार्ड मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। हार्ड मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि आप 2/3 से तो मेजोरिटी लीजिए, लेकिन आप अलग अलग राज्यों में भी जाके इस बिल को लेके जाइए और 50% से ज़्यादा राज्य जब इस बिल को पास करते हैं तब जाके ये अप्लाई होता है। आपको अगर ये याद नहीं आया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, लेटेस्ट में एक बिल आया था जिसका नाम था जीएसटी बिल। जीएसटी बिल क्या था? मनी से रिलेटेड बिल था। तो मेजॉरिटी में तो वैसे भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो वो तुरंत जीएसटी बिल को पास करा दी। उसके बाद लेकिन और जो कि राज्यों में भी उनकी बहुत सारी सरकारें थी, तो अब टोटल मान लीजिए हमारे पास 30 मान लो है, तो 30 में से आधा हुआ 15, 15 प्लस 1 एक 16। अगर 16 राज्य भी अगर बोलते हैं तो ठीक है, क्या दिक्कत है, तुरंत बिल पास हो जाएगा। तो हार्ड मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% स्टेट्स भी लागू करें अपने अपने विधानसभा में और 2/3 ऑफ द टोटल सीट्स लोग वोट दे दें, मतलब मेजॉरिटी में आए, तब जाके ये बनता है। तो पार्ट 5 पार्ट 6 में अगर कुछ चेंज लाना है तो आपको हार्ड मेजॉरिटी की तरफ जाना पड़ेगा। ये क्लियर है क्या आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ओके। इसके अलावा बस आपको पार्ट 21 के बारे में बताना था, हालांकि अब तो खत्म हो गया। पार्ट 21 में आर्टिकल नंबर 370 था और 370 समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग छोटे छोटे लेवल के, मतलब जितने हम लोग को बात करना था उतना हम लोग कंप्लीट कर दिए। तो ये था आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन। अभी एक पोर्शन और बचा हुआ है जो हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे, वो है आपका पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। ओके।